हेलो बच्चों, यहाँ पे आप देखिए एक विचारणीय प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि कुछ विशिष्ट कक्षों की परिकल्पना करके जिनमें इलेक्ट्रॉन विकिरित नहीं करते, बोहर ने क्वांटम सिद्धांत की नींव रखी। बोर के मॉडल में केवल एक क्वांटम संख्या n सम्मिलित है। नया सिद्धांत, जिसे क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं, बोर के अपगृहित की पुष्टि करता है। तथापि क्वांटम यांत्रिकी जो है वो अधिक व्यापक रूप में मान्य है। उसमें कोई विशेष ऊर्जा स्तर सदैव ही एक क्वांटम अवस्था के संगत नहीं होता। उदाहरण के लिए, कोई अवस्था 4 क्वांटम संख्याओं n, l, m तथा s से अभिलक्षणित है, लेकिन शुद्ध कूलाम विभव के लिए हाइड्रोजन परमाणु की भांति ऊर्जा केवल n पर निर्भर करती है। चलिए इस प्रश्न पे हम विचार करते हैं। इस चीज को हम मुख्य अवधारणा में देखते हैं। मुख्य अवधारणा, हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा में ही प्रश्न की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल सिद्धांतों की बात करनी है। देखिए, अगर हम बात करें अगर बोर मॉडल की, तो बोर ने कहा था कि जो नाभिक होता है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका जो मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन वाले तंत्र के लिए है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों तरफ, वो सारी कक्षाओं में नहीं घूम सकता। सारी कक्षाओं में घूमने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से कुछ विशेष दूरियों पर ही हो सकता है। मान लीजिए ये दूरी r0 है, ये दूरी मान लीजिए कि r2 है। मान लीजिए कोई एक विशेष कक्ष है जिसकी जो नाभिक से दूरी है वो r है, जहां पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इस r का मान दिया गया r बराबर r0 n का वर्ग भागे z के बराबर। उन्होंने कहा कि जो ये पहला वाला कक्ष है उसके लिए n का मान हम 1 लेंगे, दूसरा के लिए n बराबर 2 लेंगे, इसी तरीके से बाकी कक्ष के लिए जहां भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उनके मॉडल से पहले ही ये प्रयोग किया गया था कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो दरअसल सभी तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणों को उत्सर्जित नहीं करता है, वो कुछ विशेष तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणों को ही उत्सर्जित करता है। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ कुछ विशेष कक्षाओं में ही घूम सकता है, जिनके लिए जो कोणीय संवेग है अर्थात MVR वो बराबर होगा h/2 पाई का पूर्ण गुणज के, जिसके आगे उन्होंने n लगा दिया। और इसी n को बोला जाता है बोहर के लिए एक क्वांटम संख्या। और फिर उन्होंने कहा कि जब एक कक्ष से दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन आता है तो तब जाके विकिरण उत्पन्न होती है। अब क्योंकि जो कक्षाएं हैं वो क्वांटित हैं, इसलिए जो ये तरंगदैर्ध्य है वो भी क्वांटित है। अर्थात हमें सारी तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण नहीं मिलेगी, हमें कुछ विशेष तरंगदैर्ध्य वाली ही विकिरण मिलेगी। बोर मॉडल ने इस चीज को अच्छे से समझा दिया। और यही है क्वांटम सिद्धांत, क्योंकि क्वांटम दुनिया में, क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। लेकिन बोर मॉडल पूरी तरह से सही नहीं है। जब अनिश्चितता का सिद्धांत आया तो उसके अनुसार जो स्थिति है और जो संवेग है हम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो संवेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा mv के बराबर। v हमें पता होता है, जहाँ v का मान होता है किसी भी एक कक्ष में v0 z/n के। तो यहाँ पे हमें, और यहाँ जो m है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो me से दर्शा देते हैं। तो ये हो जाएगा me v0 z/n। अर्थात हमें यहाँ पे संवेग का भी मान पता है, हमें स्थिति के बारे में भी पता है। लेकिन ऐसा अनिश्चितता का सिद्धांत नहीं कहता। अनिश्चितता का सिद्धांत के तो ये तो पूरी तरह से विरोधाभास हो गया। इस चीज को समझाने के लिए बोर मॉडल के बाद क्वांटम यांत्रिकी का इस्तेमाल करके श्रोडिंगर ने कुछ समीकरण निकाले, और उनके अनुसार जो आधुनिक परमाणु है वो बड़ा ही विचित्र है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ ऐसे वृत्तीय रूप में नहीं घूमता है, वो दरअसल तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करते हुए नाभिक के चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ किस तरीके से घूमेगा, उसके लिए 4 क्वांटम संख्याएं दी गई, n, l, m और s। क्वांटम यांत्रिकी में जो s होता है वो या तो धन 1/2 होता है या तो ऋण 1/2 होता है। वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से घूमेगा या फिर इस तरीके से घूमेगा, अर्थात घूमने की दिशा या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी। इस चीज को s बताता है। जो यहाँ पे n होता है वो दरअसल ऊर्जा के बारे में बताता है, ऊर्जा के बारे में। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से कितना दूर होगा वो भी ये n बताता है। l बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से घूमेगा। l के जो मान होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3। जब l का मान किसी इलेक्ट्रॉन के लिए 0 होता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ इस तरीके के गोलीय क्षेत्र में घूम रहा होता है। गोलीय क्षेत्र में घूमने का मतलब यह है कि वो इस गोलीय क्षेत्र में कहीं पे भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के जिस भी क्षेत्र में पाए जाने की प्रायिकता 90% से ज्यादा होती है, और उसके लिए l का मान 0 होता है, तो इस तरीके का क्षेत्र हमें मिलता है देखने को। इस तरीके के कक्ष को हमने बोल दिया कि ये s कक्ष होगा। वहीं जब किसी इलेक्ट्रॉन के लिए l का मान 1 होता है, l का मान 1, तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ कुछ इस तरीके के डंबल के आकृति में घूम रहा होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन बाहर भी हो सकता है इधर आसपास, लेकिन उसके पाए जाने की प्रायिकता जिस क्षेत्र में 90% से ज्यादा है वो क्षेत्र इस तरीके से दिखता है। इस क्षेत्र को बोल दिया गया p कक्ष। इसी तरीके से जब ये l का मान 2 होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों तरफ
वो कुछ इस तरीके की आकृति में घूम रहा होता है, 2 डंबल की आकृति में, कुछ इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता इन क्षेत्रों में 90% से ज्यादा है। हालांकि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है एक आध बार, लेकिन 90% से जहां पे ज्यादा है प्रायिकता उसके पाए जाने की, वो इस तरीके से दिखता है। इसको हम लोगों ने बोला डी कक्ष। इसी तरीके से जब L बराबर 3 होता है तो कक्ष कुछ अलग ही आकृति के हो जाते हैं। L बराबर 4 होता है तो कुछ अलग ही आकृति के हो जाते हैं। वही जो ये संरचनाएं हैं, जैसे ये डंबल वाला आकृति जो है, ये 2 डंबलों वाला जो आकृति है, इसका जो अभिविन्यास है वो भी अलग अलग हो सकता है। मतलब हो सकता है कि वो x दिशा में हो सकता है कि y दिशा में हो, अर्थात हो सकता है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से हो। इस अभिविन्यास को बताने के लिए एक और क्वांटम संख्या बनाया गया जिसको m बोलते हैं। जो यहाँ पे m होता है वो होता है ऋण l से लेकर के धन l तक, अर्थात जब यहाँ पे l का मान 0 होता है तो m का मान केवल 0 होता है। और इस चीज को आप समझ भी सकते हैं, l बराबर 0 मतलब s कक्ष, और m जो होता है वो बताता है अभिविन्यास। अब जो गोलीय आकृति है यहाँ पे, उसके लिए कोई दिशा थोड़ी है। हम थोड़ी बोल सकते हैं कि वो x दिशा में है कि y दिशा में है कि z दिशा में, वो तो पूरी तरह से सममित संरचना है, इसलिए उसके लिए m का केवल एक मान उपस्थित है। वही जब l का मान 1 होगा तो उस अवस्था में m का मान जो होगा वो ऋण 1 होता है, 0 होता है और धन 1 भी होता है। इस चीज को आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पे हम 3 अक्ष बना लेते हैं, ये x अक्ष है, ये मान लीजिए y अक्ष है और ये z अक्ष है। जब 3 अक्ष होते हैं और m जो है वो अभिविन्यास ही बताता है कक्ष का, और l बराबर 1 मतलब इस डंबल जैसी संरचना होगी, तो दरअसल m बता रहा है कि l बराबर 1 के लिए जो भी यहाँ पे कक्ष होगा उसकी 3 अभिविन्यास संभव है। और यहाँ पे आप उस चीज को देख भी सकते हैं कि जो कक्ष है वो मान लीजिए कि x दिशा में है कुछ इस तरीके से, वो यहाँ पे y दिशा में भी हो सकता है, ठीक है, और वो z दिशा में भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जो एक डंबल वाली संरचना है अर्थात P, वो दरअसल उसकी 3 अभिविन्यास संभव है, x, y और z तीनों में। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब l का मान 2 होगा तो उस अवस्था में जो m होगा वो होगा ऋण 2, ऋण 1, 0, धन 1, धन 2, अर्थात जो यहाँ पे d है उसकी 5 अभिविन्यास संभव है। इस तरीके से बाकी के लिए हम समझ सकते हैं। और s जो है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से चक्रण कर रहा होगा। तो इस तरीके से 4 क्वांटम संख्याओं की मदद से नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पूर्णतः समझा दिया गया। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दरअसल कूलाम बल की मदद से घूम रहा है चारों तरफ, इसलिए जो उसकी ऊर्जा होगी वो दी गई हमें E बराबर एक नियतांक गुणे z भागे n का वर्ग। ये जो ऊर्जा है ये केवल एक क्वांटम संख्या पर निर्भर कर रहा है, केवल n पर। अब क्योंकि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी है, वो दरअसल 4 क्वांटम संख्याओं से निर्धारित हो रहा है, इसलिए उसकी ऊर्जा एक क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करती, अर्थात उसकी ऊर्जा हम केवल एक क्वांटम संख्या से नहीं बता सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बोर मॉडल की तो उसमें ऊर्जा जो थी वो केवल एक क्वांटम संख्या से हम बता सकते थे। और ये न केवल एक इलेक्ट्रॉन तंत्र के लिए सही है, बल्कि ये उन परमाणुओं के लिए भी सही है जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको समझाई इस प्रश्न के लिए। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी जिन पर हमें विचार करने को बोला गया था। धन्यवाद।